So hey guys, I am back with another video. So this is the week 1 of cohort 2. So what are the topics that has been covered in the week 1 are, so basically in week 1 we have covered the JavaScript part, in which we have covered the first compiled versus interpreted language. Second is the difference between the let, where and const. And third, data types. Fourth, operator. Fifth, function. Sixth, if else statement. Seven, different types of loops. Eighth is map. Ninth is filter. 10 is find. 11 is sort. 12 callbacks. 13 is complex type, like different types of complex data types are present in that, like array, objects, and object nested object like. And 13 is properties of JavaScript. And 14th is async and await function. So let's start. So this is going to be a short crispy video that what we have covered in the week 1, and I'm not going to implement every code, because if I will implement every code, this will become a quite long video. So I will show you that what we have covered in the week 1. तो सबसे पहले कंपाइल्ड वर्सेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता क्या है। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज बेसिकली वो होती है कि जो किसी भी कोड को एक साथ सभी कोड को 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देती हैं वंस एट अ टाइम, फिर उसको रनिंग प्रोसेस में डालती हैं। दैट आर कॉल्ड द कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। इसमें क्या है कि जैसे कि सी है, C++ है, रस्ट है, गो है, तो इसकी परफॉर्मेंस बेसिकली हाई होती है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती हैं कि वो लैंग्वेजेस बेसिकली जिसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट किया जाता है, जिसको लाइन बाय लाइन 0 एंड 1 में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको रन किया जाता है। तो उसमें हमारी जावास्क्रिप्ट आती है, बट ये इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, रूबी एंड PHP। उसके बाद सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, इन दैट वी हैव टू सी द वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो ये यार बेसिकली तीनों जो कीवर्ड्स होते हैं हम लोग को वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो पहला जो है लेट कीवर्ड। तो लेट कीवर्ड जो होता है वो ब्लॉक लेवल के लिए होता है, जैसे कि वेरिएबल दैट कैन बी रीअसाइंड, मतलब जिसको हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं और ब्लॉक लेवल पे यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं। और कॉन्स्ट कीवर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को जैसे कि वेरिएबल को असाइन की, जैसे पाई की वैल्यू हो गई, चेंज ना हो सके, उस वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड इज वेरिएबल वेर कीवर्ड। दिस इज बेसिकली यूज फॉर द ग्लोबल लेवल, मतलब ग्लोबल लेवल पे कोई चीज़ मुझे वेरिएबल बनाना है और उसको एक्सेस करना है, तो मैं वेर कीवर्ड का यूज़ करूँगा। उसको मैं दिखाता हूँ कैसे, मतलब डिफरेंस क्या होता है। तो लेट एंड वेर का बहुत एक अच्छा एग्जांपल मिला था मुझे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाया गया है नेस्टेड स्कोप टेस्ट करके। अब यहाँ पे एक कंडीशन डाली गई इफ ट्रू। तो यहाँ पे एक वेरिएबल जो मैंने इनिशियलाइज किया है, एक वेर कीवर्ड से एक लेट कीवर्ड से है, दोनों को वैल्यू इनिशियलाइज की है 1 और 2। अब यहाँ पे console.log में प्रिंट करा रहा हूँ फंक्शन ऑन वेरिएबल एंड ब्लॉक वेरिएबल। जैसे कि जो लेट तुम्हारा है वो ब्लॉक वेरिएबल है, और ये तुम्हारा जो वेर है फंक्शन वेरिएबल, ये तुम्हारा ग्लोबल लेवल है, एक्सेस हो सकता है, इसलिए वहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पे ये जो प्रिंट कराएगा वो 1 प्रिंट कराएगा और यहाँ पे 2 प्रिंट कराएगा एक्चुअली। उसके बाद इफ ट्रू कंडीशन में डाल रहा हूँ, तो इसके अंदर देखो console.log फंक्शन वेरिएबल, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वेर की वैल्यू, फंक्शन वेरिएबल की वैल्यू 1, और इसके अंदर क्या प्रिंट होगा, ब्लॉक लेवल में 2। बट जैसे ही मैं इफ कंडीशन से बाहर आता हूँ, यहाँ से देखो ये कर्ली ब्रेसेस खत्म हो गए। यहाँ पे जो थे ये कर्ली ब्रेसेस, वो एक इफ का था और ये जो है वो दूसरा इफ का था, ऊपर वाले इफ का। अब इससे बाहर जब मैं आऊँगा यहाँ पे, लेकिन देखो मैंने इनिशियलाइज तो अंदर किया था इफ के यहाँ पे, बट इसके जब मैं बाहर एक्सेस करना चाहूँगा तो लेट वाला वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, जबकि वेर वाला होगा। तो लेट वाला क्या होगा, एक तरीके से ब्लॉक लेवल हो गया, मतलब ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। और वेर वाला जो कीवर्ड है उसे मैं बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैं जब प्रिंट कराऊंगा फंक्शन वेरिएबल नाम से, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, लेकिन console.log ब्लॉक वेरिएबल प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, क्या कि ऐसा कोई वेरिएबल तुमने इनिशियलाइज नहीं किया या कोई मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। तो ये डिफरेंस होता है वेर और लेट का। अब आते हैं अपने डेटा टाइप्स की तरफ। तो बेसिकली दूसरा डेटा टाइप है, उसमें कितने तरीके से डेटा टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक तरीके से जैसे लेट नंबर इज इक्वल टू 42, इसमें हम लोग कोई जैसे कि हार्ड वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ती, जैसे कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट स्ट्रिंग, शुरू में लिखना पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू 42, यहाँ पे इंटीजर वो अपने आप ले लेगा नंबर। उसके बाद स्ट्रिंग, लेट स्ट्रिंग यहाँ पे इज इक्वल टू स्ट्रिंग की वैल्यू सीधा डालेंगे यहाँ पे हम लोग, तो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे कि लेट, इसके बाद बुलियन भी हम लोग असाइन कर सकते हैं फॉल्स, जैसे कि लेट इज एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद लेट नंबर्स इज इक्वल टू एरे इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स का एरे। तो यहाँ पे हम लोग कोई हार्ड वैल्यू यहाँ पे शुरू में इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस लेट, वेर या कॉन्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद थर्ड इज ऑपरेटर। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस, वो तुम यूज कर सकते हो इजीली। ओके, उसके बाद थर्ड लेट इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे कि ये 10 इज इक्वल टू 10 है कि नहीं, यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर है बेसिकली।
मतलब कंपेयर करने के लिए दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं, हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तीसरा है यहाँ पे एंड, लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे 2 बार एंड लिखते हैं तो वो लॉजिकल ऑपरेटर, ट्रू एंड फॉल्स, लॉजिकल ऑपरेटर, इसका लॉजिकल वैल्यू जो भी आएगी इसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ होता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली किसी भी हम लोग C++ लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में सिंपल जो फंक्शन लिखते हैं तो वैसे भी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है इसमें, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद इसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं बेसिकली। उसके बाद पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, जैसे कि इसने फंक्शन लिखा है, रिटर्न में हेलो स्ट्रिंग लिखा है प्लस नेम लिख दिया है, और यहाँ पे उस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, लेट मैसेज इक्वल टू ग्रीट जॉन। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, बेसिकली कंडीशनल एक्सपेरिमेंट जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कंडीशनल थिंग्स तो हम लोग इफ एल्स का या लूप्स का इफ एल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तब हम लोग का ये प्रिंट होगा console.log यू आर एडल्ट, एल्स अगर इससे बड़ा नहीं है तो console.log या इससे छोटा है 18 से छोटा है तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। सिक्स इज लूप्स। अब लूप्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर मुझे कोई चीज़ प्रिंट कराना होगा, जैसे कि 1 से लेके 100 तक कोई वैल्यू हो गई तो मुझे उसे console.log बार बार लिखना पड़ेगा, जैसे कि console.log 1 2 3 4 5, बट लूप का यूज़ करके मैं एक ही बार में सारी वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे 1 से लेके 5 तक अगर प्रिंट कराना है तो मैं लिख सकता हूँ फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन 5, मतलब ये 5 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 5 से कमी वैल्यू रहेंगी, i प्लस प्लस और console.log i। तो इसमें हम लोग को प्रिंट में क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4। फिर आता है हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप बेसिकली यूज़ होता है कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि डू वाइल हो गया और वाइल हो गया, इसे हम लोग किसी भी रेंज को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज किया लेट j इक्वल टू 0 और वाइल j जब तक छोटा है 5 से तब तक ये प्रिंट करता रहेगा और j इंक्रीमेंट होता जाएगा हर बार। उसके बाद फॉर लूप जो मैंने ऑलरेडी बता रखा था, यहाँ पे वही प्रिंट कर रहा है, देखो 0 1 2 3 4। उसके बाद वाइल लूप मैंने अभी बताया जस्ट। उसके बाद डू वाइल लूप में यह रहता है कि यार पहले वो एक बार प्रिंट करेगा, पहले कंडीशन चेक नहीं करेगा, जैसे कि हम लोग देखेंगे वाइल लूप में यहाँ पे तो आई कंडीशन चेक कर रहा है, आई लेस देन 5 है तभी वो कर रहा है, बट डू वाइल में पहले एक बार वो प्रिंट कर देगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, जैसे कि यहाँ पे वो लिख दे रहा है, पहले आई प्लस प्लस कर दे रहा है उसके बाद वाइल से कंडीशन चेक कर रहा है, वरना फिर यही होगा, बार बार रिपीट करता रहेगा आपस में जब तक कंडीशन रॉन्ग ना हो जाए। तो नेक्स्ट इज मैप। तो मैप इज बेसिकली यूज टू आइट्रेट ओवर एन एरे, एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप का यूज़ करते हैं वैसे हम लोग मैप का यूज़ करते हैं आइट्रेट करने के लिए किसी चीज़ को। बट मैप में एक यूनिक चीज़ होती है, जैसे की होता है, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे जब प्रोग्राम करेंगे, हैवी प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करेंगे तब देखेंगे यूनिक की का कहाँ यूज़ होता है। तो द मैप फंक्शन क्रिएट ए न्यू एरे बाय अप्लाइंग ए प्रोवाइड फंक्शन टू ईच एलिमेंट इन द ओरिजिनल एरे। तो बेसिकली देखो एडिट करता हूँ, कॉन्स्ट मैंने कि यहाँ पे एरे इनिशियलाइज किया हुआ है ऑलरेडी, कॉन्स्ट नंबर इज इक्वल टू जिसमें 1 2 3 4 5 एक एरे यहाँ इनिशियलाइज कर लिया है। उसके बाद कॉन्स्ट यूजिंग द मैप, यहाँ पे फिर एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है कि डबल नंबर, इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो मैप को आइट्रेट करके आएंगी। देखो यहाँ पे इसको मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, वापस नंबर सारे जो है यहाँ पे नंबर्स डॉट मैप। उसके बाद ये जो यहाँ पे वेरिएबल लिखा है नंबर, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, कुछ भी जो तुम चाहो, बट यहाँ पे जो होगा वो वेरिएबल का नाम होगा जिसे हम लोग को आइट्रेट करना है। अब यहाँ पे नंबर और यहाँ पे एरो फंक्शन कर रखा है हमने, जो कि एरो फंक्शन में बाद में समझाऊंगा होता कैसे है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी समझ लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बाद समझ में आएगी तुम्हें। तो नंबर इज इक्वल टू एक तरीके से कह सकते हैं नंबर इंटू 2 ये होगा तुम्हारा। अब इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है डबल नंबर्स में वो देखो यहाँ पे प्रिंट कराई जा रही है console.log डबल नंबर। तो इसमें आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 4 6 8 10। देखो यार बेसिकली मैं कोड का इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, कि कोड का इम्प्लीमेंटेशन करने जाऊँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हें इनपुट और आउटपुट दिखा दे रहा हूँ, समझ जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डू प्रैक्टिकल ऑफ दैट दिस थिंग्स। उसके बाद 8 फिल्टर इज बेसिकली यार देखो नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए, कोई नाम हो गया, कोई नंबर हो गया, अगर मुझे फिल्टर करना है किसी भी एरे में से तो मैं फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। द फिल्टर फंक्शन क्रिएट्स ए न्यू एरे विथ ऑल एलिमेंट्स दैट पासेस द टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन बाय द प्रोवाइडेड फंक्शन। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे
एक अरेंज स्लाइस किया 1 2 3 4 5 का। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको फिल्टर कर रहा हूँ, कोई नंबर सॉरी कॉन्स्ट इवन नंबर कॉन्स्ट इवन नंबर्स इज इक्वल टू नंबर्स डॉट फिल्टर। ये फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैप का यूज़ मैंने किया था वैसे ही यहाँ भी है। यहाँ पे कोई भी तुम वेरिएबल ले सकते हो, नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो चल जाएगा वो। सेम चीज़ यहाँ भी होना चाहिए वही चीज़। तो नंबर इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। तो वही वैल्यू इवन नंबर्स में आएंगी तुम्हारी, जैसे कि 2 हो गया 4 हो गया, वही आएंगी तुम्हें इसमें। अब यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग इवन नंबर्स में करा रहा हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है 2 और 4। नेक्स्ट इज फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन इज यूज बेसिकली टू फाइंड समथिंग, किसी चीज़ को मुझे खोजना है किसी एरे में से या किसी चीज़ में से, तो मैं फाइंड फंक्शन का यूज़ करता हूँ। द फाइंड फंक्शन रिटर्न अ फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे दैट स्पेसिफाइज द प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन इफ नो एलिमेंट सेटिस्फाई द टेस्टिंग फंक्शन अनडिफाइंड इज रिटर्न। अगर मुझे अपना रिजल्ट नहीं मिलता जो मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुझे अनडिफाइंड मिलता है वहाँ से। तो यहाँ देखो मैंने एक एरे बनाया है ऑब्जेक्ट्स का बेसिकली। यहाँ पे जो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस तुम्हें दिख रहा है ये स्क्वायर फॉर्म में, ये तुम्हारा एरे को डिफाइन करता है। उसके अंदर जो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में है ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ये पहला ऑब्जेक्ट है ID1 ID2 ID3, इसमें 3 ऑब्जेक्ट है बेसिकली। अब मैंने यहाँ पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं उसे आइट्रेट कर रहा हूँ फाइंड फंक्शन से। यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट नेम अगर बॉब है तो मुझे लाके उसे इस यूज़र में स्टोर कर दो। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करा रहा हूँ तो बेसिकली मुझे ये मिल रहा है ID इज इक्वल टू 2 एंड नेम इज इक्वल टू बॉब। पूरा मतलब यहाँ पे मिलेगा एक यूज़र जो होगा, जैसे कि मैं इसे आइट्रेट कर रहा हूँ तो पूरा एक ऑब्जेक्ट स्टोर होगा इसमें यूज़र में बेसिकली। तो अगर मैं द नेक्स्ट इज सॉर्ट फंक्शन। ये तो बहुत ईजी है यार। सॉर्ट फंक्शन इज यूज टू बेसिकली सॉर्ट द नंबर्स ऑफ द एरे ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। लाइक अगर मुझे यहाँ पे एक एरे बनाया गया नंबर्स का और अगर मुझे उसे सॉर्ट करना है तो मुझे फंक्शन रन करना पड़ेगा नंबर्स डॉट सॉर्ट A, B A माइनस बी। तो बेसिकली A माइनस बी ये दिखा रहा है कि जो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू आती है उसे मैं शॉर्ट करके एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे एरे में रख रहा हूँ। अगर B माइनस A करूँगा तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद अगर मुझे सिंपली अगर किसी स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना है तो डायरेक्ट मैं सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरे बनाया स्ट्रिंग्स का, उसके बाद मैंने उसे यूज़ किया फ्रूट्स डॉट सॉर्ट करके फंक्शन वो डायरेक्ट सॉर्ट कर देगा। जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, चेरी हो गया। सो द नेक्स्ट इज कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट। तो कॉल बैक होता क्या है? ए कॉल बैक इज अ फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन एंड इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर सम ऑपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड। तो बेसिकली जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसे हम लोग कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है फिर डेटा करके, इसमें यहाँ पे फंक्शन पास किया, जो कॉल बैक लिखा है फंक्शन है, उसके बाद सेट टाइम आउट यूज़ किया हुआ है। तो इसको तुम ध्यान मत देना, बेसिकली इतना जो कोड है ये 1000 तक, इसको तुम जावास्क्रिप्ट में आगे पढ़ोगी सेट टाइम आउट होता क्या है। तो सेट टाइम आउट यूज़ किया हुआ है मैंने। उसके बाद लेट एक वेरिएबल बना रखा है सैम्पल डेटा। फिर मैंने कॉल बैक का यहाँ एक उसी फंक्शन को मैंने कॉल किया है डेटा के साथ, जो मैंने यहाँ डेटा निकाला है लेट करके उसको मैंने यहाँ पास किया है और उस फंक्शन को कॉल कर दिया है। और ये जो 1000 लिखा है 1000 मिली सेकेंड, एक्चुअली 1 सेकेंड बाद ये रन होगा और यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने एक फंक्शन दूसरा फंक्शन रन किया हुआ है, बनाया हुआ है प्रोसेस डेटा इज इक्वल टू डेटा। इसमें डेटा पास किया हुआ है कंसोल डॉट लॉग प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेस हो रहा है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे कि फेच डेटा को, तो क्या हो रहा है यहाँ पे फेच डेटा को मैंने कॉल किया तो मैंने इसमें प्रोसेस जो डेटा है उसे पास किया हुआ है। जैसे कि फेच डेटा में मैंने प्रोसेस डेटा यहाँ पे पास किया हुआ है। तो सेट टाइम आउट जो है फंक्शन चलेगा, उसमें लेट डेटा एक वेरिएबल बनेगा जिसमें कि ये डेटा पास होगा। उसके बाद जो यहाँ जो कॉल बैक फंक्शन है वो ये रहा, प्रोसेस डेटा यहाँ पे कॉल होगा विद दिस डेटा। अब प्रोसेस डेटा क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग आएंगे। तो प्रोसेस डेटा क्या कर रहा है कि वो प्रिंट कर रहा है। जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 1 सेकेंड बाद ही ये रन करेगा। जैसे सेट टाइम आउट लिखा है इसका यही होता है। यहाँ जो हम लोग टाइमिंग देते हैं, जैसे कि 1000 जो हो गया वो 2000 हो गया, 3000 हो गया मिली सेकेंड, तो वो उतना सेकेंड लेता है एक्चुअली, सॉरी सेकेंड, तो उतना सेकेंड लेता है। जैसे कि 1000 लिखा है तो 1 सेकेंड लेगा वो, 1 सेकेंड बाद वो रन करेगा। इसके बाद थर्ड कॉम्प्लेक्स टाइप। अब आते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में उसे देखते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा तुम्हें हिंट दिया था पहले की चीज़ों में कि ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। देखो अब यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज जावास्क्रिप्ट कलेक्शन ऑफ की एंड की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच की इज ए स्ट्रिंग
एंड ईच वैल्यू कैन बी एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप इंक्लूडिंग अनदर ऑब्जेक्ट। देखो अब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो की वैल्यू फॉर्म में होता है। जो तुम्हारी की होती है वो एक स्ट्रिंग होती है, और जो वैल्यू होता है वो कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, आइदर इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि इसी में लेट यूज़र, मैंने यहाँ पे लेट से यहाँ पे एक यूज़र वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का सीन ये होता है कि कैसे बनाते हैं उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस देते हैं। यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट बनाया कर्ली ब्रेस के अंदर, यहाँ पे नेम हो गया, ये तुम्हारा की हो गया, और हर की जो है वहाँ पे तुम्हारा वैल्यू हो गया। उसके बाद एज इक्वल टू 19, यहाँ पे जितने चाहो तुम वेरिएबल इसके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो। तो ये जैसे कि किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे यहाँ पे पर्सन पूरा होगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हो गई वो तुम्हारी आ गई की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, एक तरीके से कह सकते हो कि देखिए सेम एज इट इज यही चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं जब प्रिंट करूँगा तो यूज़र, देखो अब इसमें से मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी है। लेट यूज़र में मैंने दो प्रॉपर्टी रखी, नेम और एज। अब मान लो कि मुझे एक्सेस करना है एज को, तो कैसे करूँगा, console.log हरकीरत, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल दूंगा जो भी है, हरकीरत एज इज प्लस, प्लस मतलब तुम्हारा जो स्ट्रिंग है वो कॉन्कैट हो जाएंगी, एक तरीके से मतलब ऐड होंगी। तो हरकीरत एज इज यूज़र डॉट एज, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया यूज़र डॉट करके इसको एक्सेस कर सकता हूँ, यूज़र डॉट एज लिख सकता हूँ तो मुझे एज मिल जाएगी। और यूज़र डॉट नेम लिखूँगा तो मुझे तुम्हारा नाम मिल जाएगा, हरकीरत का नाम मिल जाएगा। उसके बाद एरेस, एरेस क्या होता है, तो एरे इज कह सकते हैं कि एक तरीका का कलेक्शन है जो सेम सिमिलर डेटा टाइप्स को कंसिस्ट करता है एक तरीके से। तो कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू यहाँ पे एरे मैंने इनिशियलाइज किया है स्ट्रिंग्स का, बेसिकली मतलब एक ही डेटा टाइप्स को वो कंसिडर करता है। जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गई ढेर सारी, या तो नंबर हो गया या तो कुछ भी हो सकता है, बुलियन वैल्यूज हो सकती हैं। फिर कॉन्स्ट डेटा एक वेरिएबल मैंने बनाया यूजर डॉट लेंथ, यहाँ प्रिंट करा, जैसे कि डॉट लेंथ जो होता है वो इस एरे का लेंथ प्रिंट कर देगा। उसके बाद मान लो कि मुझे इस एरे का पहला एलिमेंट अगर एक्सेस करना है या आइटरेट मान लो कि एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यूजर्स और जीरो इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि ये तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट में इंडेक्सिंग शुरू होती है वो जीरो शुरू होती है, ये तुम्हारा जीरो इंडेक्सिंग पे आ जाएगा, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2। तो 2 इंडेक्सिंग मतलब यहाँ पे लेंथ इसका 3 है, लेकिन तुम्हारी हमेशा इंडेक्सिंग याद रखना जीरो शुरू होती है। तो यूज़र ऑफ जीरो तो तुम्हारा हरकीरत प्रिंट होगा, अगर यूज़र ऑफ 1 में लिख दूँ तुम्हारा रमन प्रिंट होगा। ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बनाया था और यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स अब बनेगा, मतलब ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स का मैं एरे बना रहा हूँ। तो मैंने एक पहले वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखो एरे का सिंबल मैंने बना रखा है स्क्वायर फॉर्म में जो भी है। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस दिया है, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस से करते हैं। जैसे मैंने पहला दिया हुआ है नेम हरकीरत एज 21, उसके बाद मैंने कॉमा दिया है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पे नेम रमन और एज 22। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया अपने एरे को। सॉरी यहाँ पे एरे क्लोज नहीं है क्या, यहाँ पे एरे क्लोज होना चाहिए। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हाँ अब सही है। कॉन्स्ट यूजर 1 इज इक्वल टू यूजर ऑफ जीरो, मान लो कि मुझे एक्सेस करना है यूजर 1 को, मतलब पहले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो यूजर जीरो में पता तुम्हारा क्या आएगा, पूरा तुम्हारा ये आएगा, नेम एज सब प्रिंट होगा। उसके बाद कॉन्स्ट यूजर डॉट एज, देखो यहाँ पे एज कॉपी, सॉरी यहाँ पे कॉपी नहीं होगा, एज बस होगा। सो नेक्स्ट इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन का मतलब ढेर सारे ऑब्जेक्ट जब हम लोग किसी एक एरे में लिखते हैं तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाता है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे मैंने एक इनिशियलाइज किया हुआ है यूजर वेरिएबल में, एक एरे इनिशियलाइज किया हुआ जिसमें कि ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट ये रहा नेम हरकीरत और एज 21, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा नेम रमन और एज 22। उसके बाद मान लो कि मुझे एक्सेस करना है किसी एरे में से किसी पहले को, तो कैसे कर सकता हूँ, देखिए यूजर्स डॉट जीरो से मुझे क्या मिल जाएगा, ये पहला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे, अब उसका मुझे एज फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूँगा, लिखूँगा यूजर्स जीरो डॉट एज, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखूँगा तो मुझे ये एक्सेस हो जाएगा। सो नाउ इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ढेर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स, एक तरीके से कह सकते हो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको भी हम फॉर्म कर सकते हैं। बट कैसे, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है नेम एज और एड्रेस, जिसमें कि उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अंदर जो ये एड्रेस है वो खुद में एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज डाली हुई हैं कि सिटी, कंट्री और एड्रेस। उसको मान लो कि अब मुझे इसकी सिटी एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट जैसे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज मुझे एक्सेस करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ, तो लिखूँगा मैं पहले यूज़र 1, देखिए यूज़र 1 यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ था डॉट एड्रेस, इसका एड्रेस क्या है, इसके जो है ये रहा एड्रेस।
उसके अंदर डॉट लिख के सिटी, देखो मैं सिटी एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे अगर चाहिए होगा कि एड्रेस के अंदर एड्रेस जो है, जैसे कि ये 1122 DLF, तो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ यूज़र डॉट एड्रेस लिख दूंगा, तो मुझे मेरा एड्रेस मिल जाएगा 1122 मिल जाएगा विद DLF। Now 14, the properties of JavaScript. So every language comes with its unique set of features like JavaScript। पहला JavaScript का फीचर पहला क्या है, जैसे कि इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेटेड कह सकते हैं कि जो JavaScript कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन करता है, लाइन बाय लाइन कंपाइल होता है 0 और 1 में, उसके बाद वो रन करता है। तो ये यहाँ पे लिखा गया JavaScript इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीनिंग इट एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन एट रन टाइम बाय द JavaScript इंजन। और एक चीज़, तो V8 इंजन का यूज़ करता है JavaScript टू रन द कोड engine in the browser or the server environment rather than the being compiled into machine code beforehand। यहाँ पे जैसे C++ कोड हुआ तुम्हारा, एक ही बार में बाइनरी कोड में कंपाइल हो जा रहा है, उसके बाद रन कर रहा है बाय योर मशीन। यहाँ जो GS कोड है तुम्हारा JavaScript का, वो रन कर रहा है डायरेक्ट लाइन बाय लाइन रन कर रहा है, वो कंपाइल नहीं हो रहा है एक ही बार में सब कोड तुम्हारा। उसके बाद डायनेमिकली टाइप कर सकते हैं एक तरीके से, जैसे कि डायनेमिकली टाइप की एक तरीके से कि जैसे कि C++ में जो होता है हम लोग को लिखना पड़ता है, इंट लिखना पड़ता है किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे कि इंट नेम इज इक्वल टू इंट ए इज इक्वल टू कोई नंबर वहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ता है, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू फिर कोई स्ट्रिंग देना पड़ता है, बट वो जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है काफ़ी लूजली टाइप लैंग्वेज एक तरीके से कह सकते हैं कि इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि अगर मैं लेट एक्स इज इक्वल टू राकेश लिखूँ तब भी चल जाएगा, और लेट एक्स इज इक्वल टू 2 लिखूँ तब भी चल जाएगा वो चीज़। तो वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट आर नॉट बाउंडेड टू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप। देखो जो मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ भी है लिखी है। टाइप्स आर डिटरमाइंड एट रन टाइम एंड कैन चेंज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। तो एक्स की वैल्यू 2 बार चेंज हो सकती है, जैसे कि मैंने एक्स इज इक्वल टू राकेश लिख दिया तब भी चल जाएगा, और एक्स इक्वल टू 2 लिख दिया तो लास्ट में वो 2 प्रिंट करेगा, राकेश नहीं प्रिंट कराएगा वो चीज़ कोड तुम्हारा। देखो जैसे कि यहाँ पे इंट मेन इंट ए इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने, और ए को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, अगर हेलो लिख रहा हूँ तो कंपाइल टाइप तुम्हारा एरर दे देगा, ये कंपाइल ही नहीं होगा तुम्हारा पहले तो। अगर मैं वही चीज़ जावास्क्रिप्ट में लिखता हूँ, जैसे कि ए इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ, फिर ए इज इक्वल टू हरकिरत लिख देता हूँ, और ए इज इक्वल टू ट्रू भी लिख देता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो मेरा ट्रू प्रिंट होगा, ना ही 1 प्रिंट होगा और ना ही हरकिरत प्रिंट होगा। सॉरी, ये यहाँ पे तुम्हारा ट्रू प्रिंट होगा लास्ट वैल्यू, और जबकि ये चीज़ कंपाइल ही नहीं होगी, चलेगी नहीं। तो ये हुआ तुम्हारा एक तरीके से डायनेमिकली टाइप की तरीके से कह सकते हो कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। सो व्हाट इज दिस, लाइक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कोड इन सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट मीनिंग इट प्रोसेस वन टास्क एट ए टाइम। तो कह सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन करता है और एक बार में एक ही कोड रन करता है। जैसे कि अगर C++ का मैं कोड देखूँ तो कोड को स्प्लिट करके 2 भागों में रन कर सकता है, बट जावास्क्रिप्ट में ये नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में कोड एक ही जगह कंपाइल होता है और वो लाइन बाय लाइन रन करता है, जबकि वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो होता है और C++ जल्दी इंप्लीमेंटेबल होता है एक तरीके से कह सकते हो। सो नेक्स्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली मैनेजेस द मेमोरी एलोकेशन एंड द डी एलोकेशन थ्रू द गार्बेज कलेक्शन विच हेल्प प्रिवेंट द मेमोरी लीक बाय ऑटोमेटिकली रिक्लेमिंग मेमोरी यूज बाय द ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर इन यूज। इसको तुम पढ़ सकते हो यार ऑनलाइन थोड़ा सा। सो द नेक्स्ट इज एसिंक अवेट। तो जो एसिंक अवेट होता है बेसिकली वो एसिंक्रोनस कॉल के लिए होता है। तो पहले बता दूं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होता क्या है। सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन, और एसिंक्रोनस क्या होता है कि मतलब पैरेलल में कोई काम हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं एसिंक्रोनस। लेकिन अगर कोई लाइन बाय लाइन काम हो रहा है, मतलब एक साथ 2 काम नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे हम लोग सिंक्रोनस कहते हैं। तो जो एसिंक एंड अवेट होता है वो पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लो कि मैं खाना खा रहा हूँ और मुझे मूवी डाउनलोड करनी है, तो मैं खाना भी खा लूँगा और साइड मूवी को डाउनलोड में लगा दूंगा, तो मूवी डाउनलोड होती रहेगी साइड बाई साइड में, और यहाँ पे मैं खाना खाता रहूँगा। तो एक तरीके से एसिंक अवेट ये कह सकते हैं हम लोग। इसे देखते हैं, एसिंक एंड अवेट आर द कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट दैट सिंपली वर्किंग विद द एसिंक्रोनस कोड मेकिंग इट लुक मोर सिंक्रोनस कोड। दिस हेल्प इन राइटिंग मोर रीडेबल एंड द मेंटेनेबल कोड। एसिंक कीवर्ड, द एसिंक कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द एसिंक्रोनस फंक्शन। मतलब एसिंक जो होता है एसिंक्रोनस फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। एंड एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए प्रॉमिस, और जो एसिंक होता है वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। आगे चल के मैं बताऊंगा प्रॉमिस होता क्या है, नेक्स्ट वीक में ये पूरा कवर होने वाला है एक्चुअली। इफ द फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रैप इट इन ए रिजॉल्व प्रॉमिस। अगर हम लोग को जो कि फंक्शन से कोई वैल्यू मिल जाती है, मतलब जैसे कि मैंने कोई कॉल किया
अगर मुझे वो वैल्यू मिल जाती है वहाँ से तो वो चीज़ रिजॉल्व में कवर होती है। जैसे कि एसिंग, ये तुम्हें प्रॉमिस में जानने को मिलेगा कि रिजॉल्व और पेंडिंग होता क्या है बेसिकली। ये बल्कि स्टेट्स होती हैं प्रॉमिस की, एक तरीके से कह सकते हैं। अवेट कीवर्ड, अवेट कीवर्ड इज यूज टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द एसिंग फंक्शन अंटिल द प्रॉमिस इज रिजॉल्व। इट कैन बी ओनली यूज इनसाइड द एसिंग फंक्शन। तो अवेट तुम अकेले यूज नहीं कर सकते, हमेशा उसे एसिंग के फंक्शन के ही साथ ही यूज करना होता है। अवेट मेक द जावास्क्रिप्ट वेट अंटिल द प्रॉमिस सेटल द रिटर्न इट्स रिजल्ट। यहाँ पे एक छोटा सा उसका एग्जांपल लिखा हुआ है, देखते हैं। जैसे कि जो पहला कोड है फंक्शन कोड का, वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो बिना एसिंग और अवेट के लिखा गया है, और जो दूसरा फंक्शन है वो एसिंग और अवेट का यूज करके लिखा गया है। तो पहले हम लोग पहला फंक्शन देखते हैं। फंक्शन जो फेच डेटा, यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम इनिशियलाइज कर रहा हूँ, रिटर्न ए न्यू प्रॉमिस। तो ये तुम्हें प्रॉमिस में अगले वीक में समझाने वाला हूँ होता क्या है बेसिकली। बस इतना समझ लो कि प्रॉमिस में दो स्टेट्स होती हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। मतलब रिजॉल्व मतलब तुम्हें आंसर मिल गया है, और रिजल्ट तुम्हें आंसर नहीं मिला, मतलब आंसर उसका फॉल्स आया, एक तरीके से कर सकते हैं। फिर सेट टाइम आउट एक फंक्शन होता है, उसको हम लोग रिजॉल्व पुट करा रहे हैं एक तरीके से सैम्पल डेटा में। उसके बाद 2 सेकंड बाद ये रन करा पूरा फंक्शन जो तुम्हारा है यहाँ पे सेट टाइम आउट वाला, ये तुम्हारा रन कर रहा है 2 सेकंड बाद एक तरीके से। उसके बाद ये तुम्हारा सिंपल कोड हो गया फंक्शन जावास्क्रिप्ट का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे हम लोग जब एसिंग का फंक्शन लिख रहे हैं, एसिंग फंक्शन इक्वल टू गेट डेटा कंसोल डॉट लॉग, ये फेचिंग डेटा। उसके बाद हम लोग ट्राई एंड कैच, सिंपल। हम लोग कोई एक और चीज़ कि एपीआई जब हम लोग कोई कॉल करते हैं तो हम लोग हमेशा हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, अगर कॉल सक्सेसफुल हो गई तो ट्राई के अंदर आएगी, अगर कॉल से मुझे कुछ नहीं मिला तो वो तुम्हारा कैच के अंदर। जैसे कोई एरर हैपन हो गया, मतलब कोई कॉल नहीं जा पाई, तो तुम्हारा एरर कैच के अंदर हैंडल होता है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा हूँ, जैसे कि एसिंग फंक्शन गेट डेटा फंक्शन, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग फेचिंग डेटा। उसके बाद ट्राई के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे एपीआई कॉल कर रहा हूँ, कॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट फेच डेटा। एपीआई कॉल बेसिकली वो होती है किसी डेटा को कॉल करते हैं हम लोग, कोई डेटा हम लोग को लाना होता है किसी वेबसाइट से, तो हम लोग एपीआई कॉल करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि एपीआई कॉल के पहले मैं यहाँ पे अवेट लिख दे रहा हूँ, कि मतलब वेट करने के लिए। अवेट मतलब वेट होता है एक तरीके से। फिर कंसोल डॉट लॉग डेटा रिसीव प्लस डेटा, इसका आया कोड नहीं चलेगा जब तक ये पूरा आ नहीं जाता यहाँ से एसिंग का वेट वाला, तो कोड नहीं चलेगा आगे का। उसके बाद अगर कोई एरर हो जाता है तो कैच में आ जाएगा, कैच एरर इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग एरर, यहाँ पे एरर तुम्हारा शो कर देगा। तो यहाँ पे एरर जो होता है वो सिस्टमेटिक एरर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है, जो भी एरर रहता है वहाँ पे यहाँ पे हम लोग उसे प्रिंट करा सकते हैं। फिर सिंपल गेट डेटा से ये चीज़ हम लोग कॉल कर रहे हैं। आगे जैसे कुछ चीज़ें यार, जैसे कि प्रॉमिस हो गई तुम्हारी, ट्राई एंड कैच ब्लॉक हो गया, स्टेटस कोड हो गया, सेट टाइम आउट हो गया, वो मैं अगले वीक में कवर करने वाला हूँ अच्छे से, क्योंकि अगले वीक में ये सब कवर कराया गया है। सो दिस आर द टॉपिक्स दैट हैज़ बीन कवर्ड इन वीक 1। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ चीज़ें यहाँ पे भी हैं, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। एक चीट शीट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैंने कोडेल पे भी पढ़ा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीट शीट है, तुम पढ़ सकते हो इससे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ये है, मतलब क्या होता है डिले सेकंड, टाइम आउट, सेट टाइम आउट, जो चीज़ वहाँ मैंने कवर नहीं कराई है एक्चुअली, इसमें तुम्हें काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो वहाँ पे चीज़ें नहीं मिली हैं। जैसे फंक्शन हो गया, एडिट डॉम हो गया, मतलब ये काफ़ी डीप लेवल है। अभी देखो जावास्क्रिप्ट का मैंने पूरा नहीं कवर कराया है, जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ें होती हैं वो तुम्हें अगले वीक में भी कवर कराई जाएंगी। कमेंट्स कैसे करते हैं, वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं, स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, वैल्यूज़, बिटवाइज ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, मतलब स्ट्रिंग के साथ कैसे खेलते हैं, नंबर, मैथ्स, मतलब कैसे कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं मैथ्स की, जैसे कि पाई हो गया, और रैंडम वेरिएबल हो गया, एरे हो गया, एरे मेथड्स, मतलब एरे को जो है उसको किस तरीके से मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ, प्लस कैसे उससे एलिमेंट में एक्सेस कर सकता हूँ। और भी कई चीज़ें होती हैं एरे में जो यहाँ तुम देख सकते हो, मैं इसे तुम्हें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना तुम्हें अच्छा लगे तो एक बार। स्विच स्टेटमेंट्स और लूप्स। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।